हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बायोलॉजी की सीरीज अभी चल रही है और टॉपिक 7 हम सब पढ़ रहे थे। 7 की टॉपिक बड़ी थी, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 इस तरह से मैं बांट दिए हैं। आज इसकी पार्ट 3 क्लास होने वाली है। पार्ट 3 अगर छोटा होगा तो पार्ट 3 में कवर कर देंगे, अगर बड़ा लगेगा तो फिर पार्ट इसकी 4 आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो टॉपिक आप देख रहे हैं यह है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। इसके बारे में, यह वृक्क के ऊपर स्थिर होती है। वृक्क के ऊपर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना इसका मुख्य काम है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो या उरो यानी फाइट हार्मोन कहा जाता है। लरो या उरो हार्मोन। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। किसके? अधिवृक्क ग्रंथि के। एक बाहरी भाग जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं और एक अंदरूनी भाग होते हैं जिसे मैंडुला कहते हैं। अंदरूनी भाग को कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन एवं कार्य की बात करें तो एक है ग्लूकोट्रियोकाइड्स। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपापचय को नियंत्रित करता है। दूसरा मिनरलोकोटियोकाइड्स। इसका मुख्य कार्य जो है ना, वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर के अन्य लवण की मात्राओं में नियंत्रित करना है। लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन या बाय लिंगों वाले के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। कॉर्टेक्स है कि जीवन में नितांत आवश्यक है। कॉर्टेक्स यदि हम शरीर में बिल्कुल निकाल दिया जाए, यदि शरीर से यह बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह के जीवित रह सकेगा। इसमें विकृति हो जाने पर उपापचय प्रक्रियाओं में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यह रोगों को एडिशन रोग कहते हैं। इस रोग क्या कहते हैं? एडिशन रोग कहते हैं। ये कॉर्टेक्स में होता है। मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन जो है ना, एपिनेफ्रिन है। क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन या एड्रिनल और नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रिनल दोनों एमिनो अम्ल है। एक के शहद एमिनो अम्ल है। इन्हें सम्मिलित रूप में कैटेकोलमिनस कहते हैं। एड्रिनल और नॉरएड्रिनल किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण यह आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। यह हार्मोन शीघ्रता, आंखों में पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीने आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय के धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इससे कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ये लिपिड एवं प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करता है। एपिनेफ्रिन क्या है कि हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने या उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। उत्तेजना के समय एड्रिनल जो है हार्मोन अधिक मात्रा में क्या होता है? उत्सर्जित होता है। क्रोध, भय, खतरे के समय सक्रिय होता है। यह हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंद की वृद्धि क्या करता है? हृदय स्पंद की वृद्धि करता है। जनन ग्रंथि यानी गॉट्स की बात करें, अंडाशय इसमें निम्न हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन की अगर बात करते हैं, अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। यह स्त्री के यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में क्या करता है? तो सहायता करता है। कौन? तो प्रोजेस्टेरोन जो स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं कि गर्भाशय में यह अंडाशय वो अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिफाइसिस को मुलायम करता है। क्या करता है? इसको प्यूबिक सिफाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। ये चौड़ा करता है रिलैक्सिन हार्मोन, ये चौड़ा करता है ताकि बच्चा क्या हो तो आसानी से पैदा हो सके। अब बात है आपका वृषण यानी टेस्टिस। इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। किससे? वृषण से। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को क्या करता है? तो प्रेरित करता है। यौन आचरण को प्रेरित करता है। 8वां नंबर टॉपिक है आपको डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र। मतलब टॉपिक 8 है इसका, चैप्टर 7 का। मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव कैसा है कि एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर एवं मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर एवं जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा कहते हैं। मानव में अंडे को निषेचन फैलोपियन नलिका में तथा भ्रूणीय विकास में गर्भाशय में होता है। मानव जरायुज होते हैं, अर्थात ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं। कौन? मानव। नर लैंगिक अंग है वृषण एवं वृषण कोश। दूसरा अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न और प्रोस्टेट। क्या है? प्रोस्टेट। पहला आपका वृषण। इसकी कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसके द्वारा? वृषण के द्वारा। सटोली कोशिका पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक है कि कोशिकाओं में एक है। सटोली कोशिका सशक मेढक
स्तनधारी एवं कॉकरोच के वृषण में पाई जाती है। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप से कम होना है, इसीलिए वृषण उदर गुहा के बाहर वृषणकोप में स्थित होते हैं। शुक्राणु की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। ये 3 भागों में विभाजित होती है, सिर, ग्रीवा और पृच्छ। शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतरा कोशिकाओं के समूह में पाए जाते हैं, जो नर जनन हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के विकास और नियंत्रण में क्या होते हैं, तो ये सहायक होते हैं। अधिवृषण, यह शुक्राणुओं को ये क्या करता है, शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है। कौन, तो अधिवृषण शुक्राणुओं का संग्रह स्थान है। अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्व होता है। शुक्राणु यही सक्रियता में प्राप्त करते हैं, किसमें, अधिवृषण में। शुक्रवाहिका की अगर बात करें तो यह अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ता है और शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करता है। शुक्राशय की बात करें तो यह प्रोस्टेट ग्रंथियों के ऊपर स्थित है। दोनों अर्घ शुक्राशय से मिलकर स्खलनीय वाहिनी का भी निर्माण करते हैं। प्रोस्टेट या मूत्रमार्ग से मूत्राशय तक संबंध रहता है। इसका जो आकार है गोल सुपारी जैसा होता है। शिश्न की बात करें, तो शिश्न यह पुरुषों के संभोग करने वाला अंग है। इसी के माध्यम से शुक्राणु मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचता है। मादा लैंगिक अंग है। पहला है आपको अंडाशय, अंडवाहिना और गर्भाशय, और उसके बाद है योनि। अंडाशय की बात करें यानी ओवरी की, तो प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है, प्रत्येक मादा में, और यह जो है पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है, पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा। अंडाशय का वह स्तर क्या है, एपिथेलियम का बना होता है। किसका, अंडाशय का, जिसे जनन एपिथेलियम कहते हैं। अंडाशय का आंतरिक जो भाग होता है तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना है। कार्पस लुटियस कोशिका का समूह अंडाशय में ही पाया जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। किसका, तो प्रोजेस्टेरोन का, जो गर्भाशय की दीवार को मोटा करता है। अंडाशय से 2 हार्मोन निकलते हैं आपको, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का। किससे निकलते हैं, तो आपको अंडाशय से निकलते हैं, का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करता है। अंडवाहिनी है, उसके बाद है अंडवाहिनी। फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं, फैलोपियन ट्यूब की, इसकी संख्या 2 होती है। किसकी, फैलोपियन ट्यूब की। यह पतली कुंडलित पेशीय नली है जो गर्भाशय और अंडाशय को जोड़ती है। यह अपनी कशाभिका क्रियाओं द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचती है तथा निषेचन के लिए स्थान प्रदान करती है। गर्भाशय यूट्रस की बात करें, यह 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है तथा इसकी दीवार जो है ना 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसका वजन लगभग 3.5 ग्राम होता है तथा इसकी आकृति जो नाशपाती के आकार के जैसे ही होती है। इसका कार्य मासिक चक्र को सुचारू रूप से चलाने और हार्मोन को संतुलन को बनाए रखना है। यह निषेचन के बाद बने भ्रूण को आश्रय प्रदान करता है और उसे पोषण एवं सुरक्षा प्रदान भी करता है। योनि यानी वजाना की बात करें तो यह एक नली के समान रचना होती है। यह बाहर के तल में गर्भाशय तक फैली रहती है। योनि की दीवार को बल्बोरिथल ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है। यह द्रव संभोग के समय योनि को चिकना बनाता है। योनि का एक सिरा जो है मादा जनन छिद्र के रूप में बाहर खुलता है तथा दूसरा सिरा जो पीछे की ओर गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा रहता है। योनि एवं मूत्रवाहिनी के द्वारा एक छोटा सा मटर के दाने जैसा उभरा स्थित है। कौन, तो ये क्या कहते हैं, योनि एवं मूत्रवाहिनी के द्वारा जो है एक के ऊपर एक छोटा सा मटर दाने जैसा उभार स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, भग शिश्निका कहते हैं। यह एक अत्यंत ही उत्तेजक अंग होता है। योनि के द्वारा ही शुक्राणु जो अंडवाहिनी तक पहुंचता है, योनि के द्वारा ही। ऋतुस्राव चक्र की बात करें तो यानी मेनिस्ट्रेशन साइकिल की, तो ये जो है ना ये प्राइमेट्स का प्रमुख लक्षण है। गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों में, प्रति जो है 26 से 28 दिनों में है ना गर्भाशय से रक्त का स्राव होता है। इसे ही मासिक धर्म या रौद्र धर्म या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ऋतुस्राव के प्रारंभ होने से 14 दिन बाद अंडोत्सर्ग होता है। यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होता है। अंडोत्सर्ग के कुछ समय बाद अंडाणु जो है अंडवाहिनियों में पहुंच जाता है और 15वें से लेकर 19वें दिन तक इसमें रहता है। इसी के बीच संभोग करने पर क्या होता है, तो स्त्रियों के गर्भवती होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, संभावना मतलब रहती है इसी के बीच में, ठीक है।
और मानव प्रजनन की क्रियाविधि की अगर बात करें, मानव प्रजनन क्रियाविधि की, तो मानव में प्रजनन की 3 अवस्थाएं होती है, आपको 3 होती है। पहला होगा तो युग्मजनक, दूसरा निषेचन, तीसरा भ्रूणीय विकास, तीसरा होता है आपको भ्रूणीय विकास। पहला आपका युग्मक जनक। युग्मक जनक की अगर बात करें तो विषण एवं अंडाणुओं में जो है युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों को निर्माण जो है ना विषण तथा अंडाशय के जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। विषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन एवं अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंड जनन कहलाता है। इन दोनों का निर्माण एपिथेलियम की कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है, एपिथेलियम के। खाने वाले गर्भ निरोधक गोलियां अंड के मोचन का निरोध करती है। निषेचन की बात करें तो यह अंडावाहिनी में होती है। निषेचन कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है निषेचन। भ्रूणीय विकास की बात करें तो निषेचन क्रिया के बाद बना युग्म जनन जो है तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है और अंततः गर्भाशय में एक पूर्ण विकसित शिशु को स्थापित करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक विकसित युग्म नज को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, यानी एम्ब्रॉय। तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को क्या कहते हैं? भ्रूणीय विकास। क्या कहते हैं? आपको भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है। ये 3 जननिक स्तर आपको कौन कौन है? तो एंडोडर्म है, मीसोडर्म है और एक्टोडर्म है। एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। इसके पश्चात इन स्तरों में विभाजित शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण में 7वें से लेकर 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र बन जाते हैं। तीसरे माह में जो है ना भ्रूण में कंकाल तंत्र भी बन जाता है तीसरे माह में। चौथे माह में सिर एवं शरीर पर रोएं। 5वें माह में आहार नाल, रुधिर व अस्थि मज्जा बन जाते हैं। 6ठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर देता है। 6ठे माह में 7वें माह तक शिशु के सभी अंग जो है अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं। 7वें माह तक। 8वें माह में उसके वसा का जमा होने लगता है। किसमें? तो 8वें माह में। जबकि 9वें माह में वह जन्म के लिए तैयार हो जाता है। भ्रूण का पोषण जो है जरायु अम्नियान एवं अपरा द्वारा होता है। गर्भनाल की अगर बात करें तो गर्भनाल से बच्चा माँ से पोषक तत्व प्राप्त करता है। इसे 2 धमनी और 1 सिरा होता है। मनुष्य में गर्भाधान काल 280 दिनों का होता है। इसके पश्चात प्रसव द्वारा जो है शिशु मादा के शरीर तक बाहर आ जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यौवनारंभ की बात करें, यौवनारंभ यानी पॉवर्टी की, तो मनुष्य के जीवन काल में जब उससे जनन क्षमता आरंभ होती है तब वह समय जो यौवनारंभ कहलाता है। जनन की क्षमता स्त्रियों में सामान्यतः जो है 12 से 16 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है, जबकि 40 से 50 वर्ष की आयु में वह समाप्त भी हो जाती है। पुरुषों में भी यौवनारंभ जो है ना प्रायः 12 से 16 वर्ष की उम्र में ही होती है, जबकि 50 वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे जनन क्षमता क्या होती है? घटती ही जाती है। गौण लैंगिक लक्षण की बात करें तो यौवनावस्था के समय मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अनेक ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मादा को नर से विभेदित करते हैं मादा को नर से। इन लक्षणों को गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण आपको मेनार्की लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना है, 12 से लेकर 13 वर्ष की उम्र में हो जाती है। यही आपको मेनार्की कहलाती है। रजोनिवृत्ति स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र में है ना पश्चात ऋतुस्राव नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। 40 से 50 वर्षों के बाद, याद रखिएगा एज ये पूछ सकता है, 40 से 50 वर्षों के बाद महिलाओं में जो है ना स्त्रियों में यह आपको रजोनिवृत्ति नहीं होती है। अंडोत्सर्ग के बारे में पता है, ओव्यूलेशन के बारे में, तो अंडाशय द्वारा जो है ना अंडाणु की निमुक्ति को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाणु की निमुक्ति को। 6ठा जरायु यानी कॉरिन। गर्भ का सबसे बाहरी झिल्ली को जरायु कहते हैं। सबसे बाहरी झिल्ली को अंकुर यानी विलाई भी पढ़ेंगे इसको। जरायु से अंगुली का आकार के एक अनेक प्रबंध निकलते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। अपरा अंकुर और गर्भाशय कोशिका परत के संपर्क क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपरा। संपर्क क्षेत्र को अपरा कहते हैं। आगे है नाभि रज्जु की बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड गर्भ अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी रचना से जुड़ा रहता है। गर्भ जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। यह माता और गर्भ के बीच को संपर्क अंग का कार्य करता है। 6ठा युग्मनज यानी जायगोट। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन की अगर बात की जाए 11 नंबर की,
तो जब शुक्राणु है ना मादा की योनि यानी वजाइना में कृत्रिम विधि द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं तो इस क्रिया को कृत्रिम वीर्य संचयन कहते हैं। आंतरिक निषेचन की अगर बात करें, उच्च स्तनधारियों में निषेचन क्रिया का मादा के शरीर के अंदर होती है। इस प्रकार निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। 13 हो जाएगा वीर्य सेचन। मैथुन के समय नर के शिश्न द्वारा, मैथुन के समय जो है नर के शिश्न द्वारा जो है मादा की योनि में वीर्य जमा करना, यह आपका वीर्य सेचन या इंसेमिनेशन कहलाता है। इंसेमिनेशन कहलाता है। आगे है आपका श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुसफुस लंग्स होता है, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसे फुफ्फुसी श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत सभी वे अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे कि नासा मार्ग हो गया, ग्रसनी हो गया, लैरिक्स, स्वर तंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स तथा फेफड़ा। नासा मार्ग की अगर बात करें या नेसल पैसेज की, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो सूंघने से संबंधित श्वसन नाल के द्वारा भी कार्य करता है। इससे भीतर की गुहा म्यूकस कला में स्थित होती है। यह स्तर लगभग 1/2 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। यह स्तर धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों के शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाती है। ग्रसनी जो है यह नासा गुहा को ठीक पीछे स्थित है। नासा गुहा के लैरिक्स या स्वर तंत्र की अगर बात करें तो श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है लैरिक्स या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य जो कार्य होता है ध्वनि उत्पादन करना है। लैरिक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिग्लॉटिक्स कहते हैं। जब कुछ भी निगलना है तो यह ग्लॉटिक्स द्वारा बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। ट्रेकिया की अगर बात की जाए तो यह वक्ष गुहा जो है वह प्रवेश करती है। ट्रेकिया के दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंकियोल्स कहते हैं। दोनों ब्रोंकियोल्स जो है 3 शाखाओं में बटकर दाईं और के फेफड़े में प्रवेश करती है। बायां ब्रोंकियोल्स को केवल 2 शाखाएं में बांटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़ा यानी लंग्स से अगर बात की जाए तो वक्ष गुहा में एक जोड़ी है ना फेफड़े की होती है। इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना जो है ना स्पंज के समान होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, फ्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है फेफड़ा में, जहाँ पर है ना यहाँ पर O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांट सकते हैं। ये पहला है आपको बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा गैसों का परिवहन यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस, तीसरा है आपको आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन और चौथा है कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन की अगर बात की जाए तो इनमें जो है निम्न 2 पदों के विभक्त होता है, श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। श्वासोच्छ्वास की अगर बात करें तो आपको फेफड़े में निश्चित दर से वायु भरी एवं निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास क्रिया विधि अगर बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आपको निश्वसन की बात की जाए इंस्पिरेशन की अगर बात की जाए, इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है, जिससे क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़े में एक निम्न दाब का निर्माण हो जाता है, जिससे वायु में वातावरण से फेफड़े में प्रवेश करती है। यह हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का है ना दाब शरीर के भीतर एवं बाहर के बराबर न हो जाए। उच्छ्वास की बात की जाए तो एक्सपिरेशन की बात करें, इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े में बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है, जिस पथ पर वह फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वासोच्छ्वास में वायु का संगठन अगर बात की जाए तो अंदर दी गई वायु 78.09%, ऑक्सीजन 21% वो बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, बाहर निकाली गई वायु 78.09%, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। किसके द्वारा, तो हम जो सांस लेते हैं उसके द्वारा 4 लीटर पानी जो है ना 400 ml वो प्रतिदिन पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। आगे आपको गैस का विनिमय की अगर बात की यानी एक्सचेंज ऑफ गैसों का विनिमय जो है ना फेफड़े के अंदर होता है, और यह गैसीय विनिमय खुली अवस्था में विसरण प्रवणता यानी डिफ्यूजन ग्रेडिएंट के आधार पर
साधारण विसरण के द्वारा होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंदर के कारण होता है। इन दोनों गैसों की विसरण की दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत होती है। गैसों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। गैसों के परिवहन की अगर बात की जाए, गैसों का परिवहन जो होता है संचरण, गैसों का O2 और CO2 फेफड़े से शरीर की कोशिका तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके? ऑक्सीजन कारण। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं में फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से लेकर 20% तक ही हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है। प्लाज्मा में घुलकर अगर CO2 प्लाज्मा से घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है तो इस रूप में 7% CO2 का परिवहन होता है। और बायोकार्बोनेट्स के रूप में अगर बात की जाए तो बायोकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का लगभग 70% भाग जो परिवहन होता है और यह रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। आंतरिक श्वसन की अगर बात की जाए, आंतरिक श्वसन की, तो ये जो है ना आपका आंतरिक श्वसन, शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव के बीच गैसीय विनिमय होता है, इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं, जिसमें जब जो है रुधिर यानी ऑक्सो हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन होता है, जिससे ऊर्जा क्या होती है? विमुक्त हो जाती है। कोशिकीय श्वसन की बात करें तो खाद्य पदार्थों में पाचन के फलस्वरूप प्राप्त जो है ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और कोशिकीय श्वसन भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको पहला अनोक्सी श्वसन और दूसरा होता है आपका ऑक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन की बात करें तो अनोक्सी श्वसन अगर पहले का हो जाएगा तो जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जो अनुपस्थिति में होगा उसे अनोक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं ईस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाती है, यानी टूट जाती है। इसमें क्या होता है? संकरा जो है किण्वन, इसमें संकरा किण्वन यानी शुगर इसे जो है संकरा किण्वन यानी शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को जो है ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। अनोक्सी श्वसन के अंत में पायरुविक अम्ल बनता है। क्या? तो पायरुविक अम्ल। अनोक्सी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु ईस्ट एवं जीवाणु में जो है ये हमेशा प्रायः ही पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन की बात करें यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसे श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है। इससे फलस्वरूप CO2 और H2O बनते हैं तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होते हैं। C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 2830 किलो जूल ऊर्जा ये क्या होती है? विमुक्त होती है। बात करें इसके तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है, इससे शरीर के भार में भी कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेंटा में भाग में किया जाता है। मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेंटा के भाग में किया जाता है, भाग से किया जाता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा के भाग से। कोशिकीय श्वसन में होने वाले जटिल प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। कोशिकीय श्वसन में होने वाले जटिल प्रक्रिया को जो आपको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन 2 भाग है? तो पहले आपको ग्लाइकोलाइसिस अगर बात की जाए तो इसका अध्ययन सर्वप्रथम एवेंडन मेयरहॉफ पार्सन ने किया था, इसीलिए इसे EPM पथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? EPM पथ। इसको अनोक्सी श्वसन या संकरा किण्वन यानी शुगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। इस अवस्था में ऑक्सी जो है एवं अनोक्सी दोनों प्रकार के श्वसन उपस्थित रहती है। ऑक्सी अनोक्सी दोनों। एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन फलस्वरूप जो है पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। पायरुविक अम्ल के इस प्रक्रिया को आरंभ करने में 2 अणु ATP यानी एडेनिसन ट्रीफॉस्फेट व्यय होता है, किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु ATP प्राप्त करते हैं। अतः ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप 2 अणु ATP प्राप्त होते हैं, अर्थात 16,000 कैलोरी 2 × 8000 ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह प्रक्रिया जो है अनोक्सी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन यानी एरोबिक में एक समान होती है। इसमें जो है हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं। इसमें है हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं। आपका हो जाएगा पहला जो नेड को क्या करता है? नेड को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। और दूसरा आपका क्रेब्स चक्र यानी क्रेब्स चक्र साइकिल की अगर बात की जाए
तो इसका जो वर्णन है आपको हैंस क्रेब ने सन 1937 में दिया था, 1937 में दिया था। इसको सैटरिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। एडीपी के दो अणु बनते हैं। एडीपी के जो दो अणु होते हैं ना, वही आपको एटीपी के दो अणु में जाके विभक्त हो जाते हैं, बन जाते हैं। इस चक्र में हाइड्रोजन के दो परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु जो है 5 बार मुक्त हो जाते हैं। पूरे चक्र में 2 अणु पायरुविक अम्ल के होते हैं, अतः कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं, 6 अणु टोटल। आगे आपका हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण जो है क्रेब्स चक्र के दौरान ही होता है। ऊर्जा का उत्पादन की बात की जाए, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, पायरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 अणुओं में यानी NADH व एक अणु FADH2 में का बनता है। NADH एक अणु से 3 अणु एटीपी के, FADH2 का एक अणु जो है एटीपी के 2 अणु से प्राप्त होता है। इस प्रकार पायरुविक अम्ल के एक अणु से एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पायरुविक अम्ल के एक अणु से 1 + 3 × 5 + 2 = 1 18 अणु एटीपी से बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, जिससे जो है 36 अणु एटीपी से प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो है ना 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 2 + 36 यानी 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। श्वसनीय पदार्थ की बात की जाए, श्वसनीय पदार्थ है क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन जो है प्रमुख श्वसनीय पदार्थ है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है। सबसे पहले किसका शोषण? तो कार्बोहाइड्रेट का शोषण होता है। इसके बाद वसा का, याद रखिएगा, पहले कार्बोहाइड्रेट उसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद प्रोटीन का शोषण होता है। जब इसका भंडार क्या होता है? समाप्त हो जाता है, तब आपका इसका वसा का किया जाता है। आगे जो आप चैप्टर देख रहे हैं ये आपका चैप्टर 8 है, पोषक पदार्थ है चैप्टर 8। और ये जो है ना हम सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपका जो है चैप्टर 7 जिसको 3 पार्टों मैंने विभाग किया, बांटा 1 2 3 क्योंकि बड़ी थी और तीनों आपकी ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।